हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, हम आरएसआर से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राजस्थान सेवा नियम, उसमें क्या क्या बातें होती हैं और पीछे आरएसआर से संबंधित कुछ जो अध्याय थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम फिर से लेखा विज्ञ जो किताब आती है अपने शिक्षा विभाग की, उसमें से एक हमने टॉपिक लिया है जो आरएसआर का ही है, और वह टॉपिक है दोस्तों यात्रा भत्ता नियम, यानी हम इसको टीए भी कह देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। इसको हम दोस्तों क्या कह देते हैं? टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, अलाउंस। तो दोस्तों, इस यात्रा भत्ता नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित 2 वीडियो 3 वीडियो जितने भी वीडियो बनते हैं वो हम बनाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप को, तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, जिससे यह जो भी ज्ञानात्मक बातें हैं ये सभी लोगों के पास आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यात्रा भत्ता नियम। तो यात्रा भत्ता नियम के कुछ प्रावधान हैं और जो वेतनमान श्रृंखला थी उससे संबंधित, वेतनमान जो श्रृंखला 2008 से संबंधित है, तो उस वेतनमान श्रृंखला 2008 से संबंधित 37,000 रुपये एवं इससे अधिक हों तो रेल से यदि यात्रा करता है तो किसी भी रेलगाड़ी की सभी श्रेणी में यात्रा भत्ता नियम के यह हैं, और सड़क मार्ग से यदि वह करता है तो किसी भी श्रेणी की सड़क हो। और वेतनमान 2017 में वेतन की बात करें तब दोस्तों यह थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, 95,000 एवं उससे अधिक। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यह लिखा हुआ है कि आपके जो सड़क यात्रा भत्ता ड्यूटी स्थान से आप रेलवे स्टेशन तक जाओ, बस स्टैंड तक जाओ, तो यह रेल और सड़क दोनों में यात्रा भत्ता नियम टीए अलाउंस वैलिड है, ट्रैवलिंग अलाउंस। और जयपुर 150 रुपये। ठीक है, ड्यूटी से रेलवे स्टेशन, बस, हवाई अड्डा यहाँ जाते हैं। और समस्त केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ 800 रुपये हैं। अन्य समस्त स्थानों पर जो दैनिक भत्ता है वह दोस्तों 600 रुपये है। और बोर्डिंग और लॉजिंग यदि हम लेते हैं तो उसके लिए समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो राजधानियाँ हैं उनमें 3,000 रुपये है, और अन्य सब स्थानों पर यह 2,000 रुपये है। ठीक इसी प्रकार स्थानांतरण यात्रा जो दूरी है यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है, तब दोस्तों एक मुश्त जो भुगतान है वह है 10,000 रुपये, और लगेज प्रति किलोमीटर वह 30 रुपये प्रति किलोमीटर है। जो भी सामान है उस सामान को आप लाते हो, ले जाते हो, तो वह 30 रुपये प्रति किलोमीटर लगेज है। ठीक है, ये दोस्तों किन के लिए है? ये है वेतनमान श्रृंखला 2017 में और 2008 में, यानी कि ये 6वां और 7वां वेतन आयोग लगा है, तब आपके ये 95,000 से अधिक है। तो जिनकी सैलरी अधिक है उनके लिए यह सारी चीज़ें भी अधिक ही होती हैं, यानी 10,000 रुपये एक मुश्त राशि, लगेज 30 रुपये और अन्य सभी इस तरह से है। लेकिन वेतनमान श्रृंखला हम अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो वह 19,000 से लगभग 37,000 हो, यानी 49,000 से 95,500 हो, तो ये ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। जो आपके पे मैनेजर पर्सनल है ना, उसके द्वारा हम
इस तरह से टीए और डीए का अलाउंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो एसी है वो 3 टायर और एसी चेयर है, और साथ ही साथ बस का कोई इसमें यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन ये कोई भी श्रेणी की बस ही मान्य होती है। कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन सब के लिए यह 100 रुपये है। और आपके केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ दोस्तों यह 700 रुपये है। ठीक है, और दैनिक भत्ता जो पर डे का जो हमें मिलता है खर्चे का, वो 500 रुपये है। ठीक है, और इसके अलावा समस्त जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए 2500 रुपये, अन्य में 1800 रुपये, और एक मुश्त जो भुगतान की राशि है वह है दोस्तों 8000 रुपये। कब? ट्रांसफ़र होने पर। कब है दोस्तों? ट्रांसफ़र होने पर। और साथ ही साथ आपके ये जो 30 रुपये है प्रति किलोमीटर की दर से यह लगेज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यह है वेतनमान की श्रृंखला है, और ये आप इसमें देख सकते हो 40,000 से 50,000 के बीच वाली एसी चेयर, नॉन एसी चेयर, साधारण, एक्सप्रेस, अन्य स्थान पर 60 रुपये, 550, 300, 1500, 1000। ठीक है, 5000 और 14, यानी ये ऊपर वाला है दोस्तों 6000 और 18 रुपये प्रति किलोमीटर। इस तरह से दोस्तों जिनकी जितनी सैलरी है उनके अकॉर्डिंग यह कम ज़्यादा हो जाता है। किसी को 18 रुपये, किसी को 30 रुपये लगेज का, किसी को 6000, किसी को 8000, किसी को 10,000, ये एक मुश्त मिलता है। अब दोस्तों इसके अंदर इस तरह से जिसकी जो सैलरी है उसके द्वारा यह है आप देख सकते हो। इनका पीडीएफ मैं यहाँ नीचे डाल दूँगा और आप आसानी से उसको देख लेना। अब इसमें दोस्तों यह बात लिखी हुई है कि भारत के जितने भी राज्य हैं दिल्ली सहित, उसमें टैक्सी, ऑटो जो भी हैं, ई रिक्शा, स्कूटर किराए के लिए वास्तव में जो प्रभार है वो सैदत है, वो दिया जाएगा। दैनिक यात्रा मुख्यालय में 6 घंटे की दैनिक यात्रा मुख्यालय से 6 घंटे की अनुपस्थिति, जो मुख्यालय है उससे 6 घंटे की अनुपस्थिति होगी के लिए शून्य है। 6 घंटे की अनुपस्थिति है तब तक तो दोस्तों टीए कोई लागू नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा की है, 6 घंटे से 12 घंटे की है तो 70%, और 12 घंटे से अधिक के लिए है तो यह पूर्ण दैनिक भत्ता होगा। ठीक है, और किसी भी जो रेल है उसके एसी 3 टायर नहीं होने पर जो कर्मचारी है उसके एसी के जो 2 टायर हैं वो और उनमें यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, वायुयान में 37,000 रुपये प्रति माह है, और 1/10/2017 से ये 95,000 रुपये प्रति माह कर दिया। वायुयान में यदि कोई व्यक्ति जाता है आता है एयरप्लेन में तो 37,000 रुपये, लेकिन संशोधन कर दिया अब 95,000 यानी कि लगभग लाख रुपए या उससे अधिक प्रतिमाह वेतन वाले सरकारी अधिकारी तथा एडवोकेट जनरल ये सब अधिकृत हैं। ठीक है, इसी प्रकार 80,000 रुपये है वो प्रति माह, और 1/10/2017 से 2,25,000 रुपये प्रति माह। तो ये दोस्तों कुछ बढ़ा दिया गया है। सरकारी अधिकारी जो भी एडवोकेट हैं इनके वेतनवान जो लगाए हैं अभी 2,25,000 अब कर दिए हैं। पहले 80,000 थे, अब 2,25,000। ये किन के लिए किया है? ये किया है दोस्तों जो एजुकेटिव एक्सिक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु अधिकृत हैं। जो एक्सिक्यूटिव क्लास में जो यात्रा करते हैं, चाहे वो रेल में हो चाहे वो
ट्रेन में हो तो उनके लिए लगभग 2.25 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इसी प्रकार भारत में दिल्ली सहित सभी राज्यों की राजधानी है जयपुर, ठीक है, उसको छोड़कर वायुसेना के जुड़े सभी कार्यालय, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस वापस लौटने हेतु जो भी वास्तविक किराया है वो भत्ते के रूप में देय होगा। आने जाने का पूरा होगा, आना भी जाना भी, किसको छोड़कर? जयपुर को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी। भारत के सभी राज्यों दिल्ली सहित केवल जयपुर को छोड़कर राज्य कर्मचारी अपने निवास कार्यालयों के बीच राजकार्य के संबंध में लघु यात्राएं करते हैं, तो उनके लिए जो कुछ भी ये साधन है, ई रिक्शा, स्कूटर, बस, इन सब में वास्तविक जो किराया है वो देय होगा। ठीक है, ये लघु यात्राओं के विवरण के लिए उन स्थानों की तारीख, टैक्सी, वाहन, यात्रा का प्रयोजन, वाहन का प्रकार, लगभग दूरी किलोमीटर में, वाहन किराया, वास्तविक भाड़ा, ये इस तरह से विवरण है। और प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इतने तारीख से इतने तारीख तक इतने किलोमीटर यात्रा की है, ठहरने के लिए राजकीय प्रयोजन वास्तव में किया है, भाड़ा किराया इतने रुपए का भुगतान किया है। ठीक है, इसी प्रकार जो भी पदस्थापन हेतु लघु यात्रा है उसमें दोस्तों यह कुछ रेट दी गई है। क्या कि स्वयं की कार है तो 9 रुपये प्रति किलोमीटर और अधिकतम 600 रुपये प्रति मास। तो यदि कोई राजकीय कार्य के लिए जा रहा है तो 9 रुपये प्रति किलोमीटर के रूप में या अधिकतम 600 रुपये प्रति माह, और यदि स्कूटर मोटरसाइकिल है तो 3 रुपये और अधिकतम 300 रुपये प्रति मास का प्रयोजन है। ये परफॉर्मा दे रखा है दोस्तों, आई थिंक क्लियर है। ये परफॉर्मा है, तारीख, स्थान का विवरण, यात्रा का प्रयोजन, वाहन का प्रकार, दूरी, दर और राशि। ठीक है, तो ये कुछ साधारण बातें थी और ये एक टेबल दे रखी है। आपकी जो भी सैलरी है दोस्तों, उस सैलरी के अकॉर्डिंग आपको यात्रा भत्ता दे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें कि प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त जो भी ड्यूटी है उसके द्वारा इतने किलोमीटर यात्रा की है और जैसा कि उल्लेखित है, और ड्यूटी स्थान से कार्यालय के कार्य से वास्तव में की है। सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर और पद नाम सहित और नियंत्रण अधिकारी का प्रमाणित पदनाम और मोहर। ये दोस्तों नीचे इस तरह से एक डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए, यात्रा भत्ता अगले ने लिया है तो। ठीक है दोस्तों, विभागाध्यक्ष में लेवल 19 हो, 7600 ग्रेड पे है तो उनके लिए अधिकारी उनके द्वारा स्थान पर लघु यात्रा को स्वयं कर सकेंगे। ठीक है, जो भी ये नोट देखें लेवल 19 हो उनके लिए वेतन आहरित कर रहे अधिकारी उनके द्वारा की गई स्थानीय लघु यात्रा को, जो भी लघु यात्रा है उनको स्वयं कर सकें। उसके लिए क्या है, स्थानीय लघु यात्रा को वे स्वयं कर सकें। तो दैनिक भत्ता की गणना, दैनिक भत्ते के लिए दोस्तों क्या दे रखा है, प्रत्येक कैलेंडर दिन के लिए दैनिक भत्ते मध्य रात्रि को प्रारंभ और समाप्त होने के मुख्यालय से अनुपस्थिति के लिए स्वीकार किया जाएगा। तो जो भी कैलेंडर है दिन के लिए दैनिक भत्ता मध्य रात्रि से प्रारंभ होके, क्यों, आप जिस दिन ड्यूटी गए हो वो तो ठीक है, फिर मध्य रात्रि से प्रारंभ होकर जहाँ तक समाप्त होता है उसके लिए अनुपस्थिति के लिए स्वीकार किया जाएगा। 4 घंटे से कम है तो दैनिक भत्ता इस तरह से यह देय होगा। 6 घंटे से कम तो 0, 6 से 12 तो 70% और 12 घंटे से अधिक हो तो पूर्ण विराम भत्ता देय होगा। ठीक है, और ये अगला पॉइंट दूसरा है
कि किसी विशेष स्थान पर लगातार यदि आप 30 दिन के लिए रुकते हो तो 30 दिन से अधिक परंतु 60 दिन के लिए जारी रहता है तो इसके लिए प्रशासनिक विभाग की मंजूरी होगी। 30 दिन तक तो चलो ठीक है, लेकिन 30 से 60 के बीच में लगभग 1 महीने से 2 महीने, तो जैसे 1 महीने ज़्यादा होगा तो आपको मंजूरी लेनी आवश्यक है। 60 से 180 है तो वित्त विभाग की भी स्वीकृति आवश्यक होगी, क्योंकि 60 से 80 इसका मतलब आपके 2 महीने से लेकर 6 महीने तक आप रुक रहे हो, है ना, तो वहाँ वित्त विभाग भी दे कि भाई हाँ इतना हम खर्चा आप पर कर सकते हैं क्या। 80 दिन के अधिक के लिए विराम भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा, और यदि 180 दिन से अधिक है यानी 6 महीने से ज़्यादा तो फिर यह भत्ता लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह प्रशिक्षण के बारे में है कि जो भी प्रशिक्षण है उसके लिए किस तरह से दिया जाएगा, और बोर्डिंग और जो लॉजिंग है उसके लिए दैनिक भत्ता प्रयास प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, साथ ही साथ फिर उसके बाद में राज्य सरकार ग्रेड पे लेवल के आधार पर कुछ और भत्ते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। और स्वयं के वाहन से यदि कोई यात्रा करता है तो उसके लिए क्या भत्ता है, मील भत्ते, स्थानांतरण भत्ता, सेवानिवृत्ति भत्ता, ये भी हम लेंगे। साथ ही साथ जो स्थायी यात्रा भत्ते हैं, यानी कि कोई सिविल लाइन में रहता है, खासकर पुलिस विभाग वाले या पेट्रोल अधिकारी, उनके लिए अन्य भत्ते हैं। खेलकूद गतिविधि और दौरों के लिए स्वीकृति के लिए ये इस तरह से कुछ अन्य भत्ते लिए गए हैं। राजस्थान के बाहर की यात्रा हो तो इसमें क्या होगा, मितव्ययता के लिए क्या क्या प्रतिबंध हैं, अन्य सभी महत्वपूर्ण आदेश। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।